कसीदा वो शेर पढ़ा जाता है कि असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद, ये कसीदा है कि जो निगाहों को सुकून दे ऐसा मंजर चाहिए, कि जो निगाहों को सुकून दे ऐसा मंजर चाहिए, कि बिना तालीम के फैलेगी खुशबू भूल है लोगों, जहाँ में बस यही तो एक शगुफ्ता फूल है लोगों। और हकीकत है हकीकत है हकीकत से न मुँह मोड़ो, हकीकत है हकीकत है हकीकत से न मुँह मोड़ो, बिना तालीम के इंसान तो मिसले धूल है लोगों, बिना तालीम के इंसान तो मिसले धूल है लोगों। गिरिराज सिंह का आपने बयान भी सुना होगा सीमांचल में, और किशनगंज हम लोगों को कह दिया गया, हाँ घुसपैठिया कह दिया गया। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि किसमें दम है हमको निकाले अपने हिंदुस्तान से, किसमें दम है हमको निकाले अपने हिंदुस्तान से, कह दो जाकर आए लोगों तुम उस जालिम शैतान से, जीते थे और जीते रहेंगे हम अपनी अपनी शान से। सीमांचल के जो शायरों का एक हाल है, एक मिजाज है, उन्हें राजनीतिक मंचों में अक्सर देखा जाता है। जब भी चुनाव के होते हैं, अबरार दानिश कांग्रेस है तो अगर रमी मान लेता हूँ कि है तो वो भाजपा है, अब पार्टियों में शायरों का भी तब्दील हो जाना, हर किसी नेता के लिए वोट मांगना। असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? असदुद्दीन अवैसी के बारे में हम क्या कहेंगे, घुमा फिरा के सोच में आप दहेज लेंगे या नहीं? नहीं मैं हाँ या नो में आप क्या अबरार दानिश शादी करता दहेज लेंगे या नहीं? नहीं बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कहाँ मांग रहा हूँ कि ये तिरंगा नहीं है कफन है मेरा, कि ये तिरंगा नहीं है कफन है मेरा, जिसमें लिपटेगा एक दिन बदन ये मेरा, मैं कुछ तो दे नहीं सकता मगर इतना तो वादा है, मैं कुछ तो दे नहीं सकता मगर इतना तो वादा है। आपकी बात KDV लाइव के साथ में आज खास मेहमान एक शायर से आपको फिर रूबरू कराने वाले हैं। अबरार दानिश किशनगंज भी हमारे बीच मौजूद है। KDV लाइव के आज वो खास स्पेशल गेस्ट हैं। उससे पहले शायर अबरार दानिश किशनगंज का स्वागत करते हैं। KDV लाइव की तरफ से आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं KDV लाइव और तमाम KDV लाइव के तमाम जितने भी लोग हैं, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई ऐसा शायरी या कोई ऐसा शेर जो अबरार दानिश की खुद की हो? कुछ ऐसे शेर हैं, कुछ ऐसे कलाम हैं कि जो हमारे बड़े शायरों ने, जिस तरह राहत साहब एक शेर का अक्सर कहते थे कि ज़िंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुनसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग, ज़िंदगी अगर भीख है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो इतनी शराफत से न। तो हमारे शोरा के अंदर सवालों का दायरा बढ़ता जाएगा। DKB रीजनल को कोऑर्डिनेटर बिहार बनाए, देश की बात जो एक बड़ी संस्था है, फाउंडेशन है, उसका मुझे पूरे बिहार का रीजनल को कोऑर्डिनेटर बिहार बनाया गया है। जी तो जो भी आप बनकर आए थे उसके बाद आपने किशनगंज में जिस तरह से एंट्री की, होल्डर लगाया गया और एक प्रोग्राम किया गया कि लोगों को दावत की गई अपने वेलकम के लिए, आपके चाहने वालों की तरफ से क्या एक मैसेज संदेश जा रहा है कि अबरार दानिश पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो चुका है या अगर नहीं हुआ है तो होने की तैयारी में जुट चुके हैं? नहीं, ये रमीज साहब आप खुद ही जानते हैं, आप मेरे ही मतलब प्रखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। जो आपका प्रखंड है वो मेरा प्रखंड है। मैंने देखिए, अगर जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाले जो भी शायर हैं, जुल्म के ख़िलाफ़ अगर मैं बोलता हूँ, आप देखे भी होंगे, तो अगर इसको लोग सियासत माने तो ये बोलने की बात, आपके आने की जो वो तैयारियां थी, देखिए किशनगंज में प्रोग्राम था, उसके बाद फिर लौचा में, जी बिल्कुल मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने उन तमाम चाहने वालों का कि उन लोगों ने, जब मैं दिल्ली से ये बना करके मुझे बिहार में जब अपने घर के लिए लौटा तो मेरे चाहने वालों ने जगह जगह पर कभी मौका मिलता है, अगर लोगों की सोच होती है, जिसको बोलता है, मैं वो शब्द भूल रहा हूँ, क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट, जी हाँ, डिमांड मैं भूल रहा था, क्योंकि यादें हैं वो डिमांड भूल रहा था। अगर लोगों की डिमांड हो कि पॉलिटिक्स में डिमांड हो लोगों की, तो क्या अबरार दानिश सोच सकता है राजनीति के बारे में? तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो बहुत दूर की बात है। अगर मैं जुल्म के ख़िलाफ़
बगैर किसी पावर के भी पढ़ रहा हूँ। आपने देखा कि हम लोग दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में जब हमने राष्ट्रीय रोजगार नीति के आंदोलन पर मतलब आंदोलन किया तो हम लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जाहिर सी बात है, अगर इसको लोग पॉलिटिशियन मानेंगे, इसको लोग अगर कहेंगे कि नहीं अबरार दानिश भी नेता बनना चाहता है, तो वो उनकी गलत सोच है। आगे अगर मौका मिलता है, हाँ, आगे अगर मौका मिलता है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक मेरा कोई सोच या मेरा कोई स्टैंड नहीं है। मेरे चाहने वाले, अगर आवाम को मेरी ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह आवाम की खिदमत आज अगर शायरी के ज़रिए 2025 आने वाला है, हमें एक मौका मिलेगा कि हम अपने आने वाले सांसद का चयन करें, इंतखाब करें। क्या कोई ऐसा शख्सियत व्यक्तिगत तौर पर भी जो पसंदीदा हो अबरार दानिश का, अगर आप चाहें तो मुनासिब नाम ले सकते हैं? नहीं, मेरा कोई वो नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे किशनगंज के आवाम से एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो आपके वोट को लेकर के जो सदन में बैठे हुए हैं और आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपको हक और इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो खुद आप फैसला कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में अबरार दानिश का जो है बदलाव की तरफ होगा, चाहे वो अख्तर ईमान साहब हो या दिगर कोई और भी हो। इस एक तरह से एक क्लियरेशन मिल रहा है अबरार दानिश की तरफ से। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बदलाव के साथ में मैं ही नहीं बल्कि हर वही हुआ है। चलिए ठीक है, लोग इंतजार कर रहे हैं, एक शेर सुनाएंगे। आप अपने पसंद से वो क्या सुनाएंगे, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि मैं मेरी पसंद से जो व्यूवर्स दिख रहे हैं, खास करके वो व्यूवर्स, बहुत सारे ऐसे लोग चूँकि सोशल मीडिया कोई अपनी मासूका की याद में मैंने वो है, और आप ऐसा कुछ सुना दीजिए कि उनकी याद और ज़्यादा हो जाए। मैं देखिए, आप जानते हैं कि मैं गज़ल कहता भी हूँ, और मैं देखिए दोनों अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरह का शायर हूँ। मैं मोहब्बत के साथ मुझे जलसों में भी बुलाया जाता है और मुशायरों में, लेकिन मैंने माशूका की याद में बहुत कम गज़लों को लिखा है और कहा है। मैं आपने फरमाइश कर दिया है, मैं हालात पर पढ़ता हूँ। मैं 4 मिसरे ये एक नज़्म का एक मतला पढ़ता हूँ और 2-3 शेर पढ़ के शायद कि अब रुखसत भी हो जाएंगे। शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा कि रुख कश्तियों का जानिब तूफान कर दिया, रुख कश्तियों का जानिब तूफान कर दिया, रुख कश्तियों का जानिब तूफान कर दिया। अरे मौजों को आज हमने पशेमान कर दिया, पशेमान कर दिया। और शेर सुने कि ज़िक्र खुदा ने दिल को अता कर दिया सुकून, अता कर दिया सुकून। ज़िक्र खुदा ने दिल को अता कर दिया सुकून, अता कर दिया सुकून। अरे फज़ले खुदा ने साहिब ईमान कर दिया, ईमान कर दिया। और एक शेर कि फज़ले खुदा ने साहिब ईमान कर दिया, ईमान कर दिया। कि आए हैं यूँ तो पेश बहुत हादसे मगर, हाँ हादसे मगर। आए हैं यूँ तो पेश बहुत हादसे मगर, हाँ हादसे मगर। एक हादसे ने ज़हन को बेजान कर दिया, बेजान कर दिया। रुख कश्तियों का जानिबे तूफान कर दिया, हाँ तूफान कर दिया। और मक्ता भी सुने कि पहले कहाँ थी अपनी ज़माने में पूछ कुछ, ज़माने में पूछ कुछ। पहले कहाँ थी अपनी ज़माने में पूछ कुछ, हाँ ज़माने में पूछ कुछ। अरे दानिश किसी के प्यार ने धनवान कर दिया, धनवान कर दिया। मौजों को आज
आज हमने पशेमान कर दिया, पशेमान कर दिया। काफ़ी बेहतरीन था और हमको लगता है कि व्यूअर्स भी खूब इसे सराहेंगे, पसंद करेंगे। लेकिन मेरी जो फरमाइश थी, दरअसल मैं चाह रहा था कि वो लोग जो बिछड़ चुके हैं, कोई किसी की यादों में है और आप कुछ ऐसा गा दे कि उनकी याद और ताज़ा हो जाए। मेरी ये डिमांड है आपकी तरफ से, मेरे तरफ से। मैं चाहूँगा कि आपको बोलना ही पड़ेगा हर हाल में। देखिए, मैं आप जानते हैं कि ये तो उन लोग के लिए जो दरमियान इश्क में मुब्तला है। मैं चाहता हूँ जो लोग दूर हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको पहले कहा कि मैं गज़ल जो है ना, इश्किया गज़ल, लब और रुखसार की बातें कम करता हूँ। मेरी गज़लें जितनी भी हैं तो मैंने डिमांड जब किया है तो थोड़ा सा चलिए एक शेर में पढ़ देता हूँ कि जितना तो जो निगाहों को सुकून दे, ऐसा मंजर चाहिए कि जो निगाहों को सुकून दे, ऐसा मंजर चाहिए कि जो निगाहों को सुकून दे, ऐसा मंजर चाहिए। अरे कूचे कातिल में हमको एक रहबर चाहिए, कूचे कातिल में हमको एक रहबर चाहिए। बहुत सवालों के हम आखिरी पायदान पर पहुंच चुके हैं। सीमांचल के हालात को लेकर एक सवाल, तालीम बहुत ज़रूरी है हर वो शख्सियत के लिए जिन्होंने जन्म लिया है। हर किसी के लिए तालीम ज़रूरी है। अगर मौका मिलता है कुछ करने का तालीम को लेकर, तो अबरार दानिश क्या करेगा? देखिए, शुरू से रमेश साहब, मैं तालीमी मिशन को लेकर बहुत सब शेर पढ़ा भी हूँ। मैंने एक शेर पढ़ा था कि बिना तालीम के फैलेगी खुशबू भूल है लोगों। जब यह मुबारक कापड़ी साहब आए थे और उस बड़े प्रोग्राम में मैंने बरजुस्ता पढ़ा भी था कि बिना तालीम के फैलेगी खुशबू भूल है लोगों, जहाँ में बस यही तो एक शगुफ्ता फूल है लोगों। और हकीकत है, हकीकत है, हकीकत से न मुँह मोड़ो, हकीकत है, हकीकत है, हकीकत से न मुँह मोड़ो। बिना तालीम के इंसान तो मिसले धूल है लोगों, बिना तालीम के इंसान तो मिसले धूल है लोगों। जहाँ तक तालीम की बात है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह जब प्रोग्राम में जाता हूँ, प्रोग्राम में जाने के बाद जो मुझे वक्त मिलता है तो मैं उन मकतबों में चक्कर लगाता हूँ, उन स्कूलों में चक्कर लगाता हूँ। आपने अभी पीछे भी देखा कि कई अररिया के कई स्कूलों में जाकर के मैं अपने बच्चों को मोटिवेट किया। इस मामले में, इस संदर्भ में अबरार दानिश की कैटेगरी में क्या तय करोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने एमयू के मसले को बाद में रखेंगे। आपने कहा, मैं पहले ही कहा कि बाद में इसलिए कर रहा हूं ताकि व्यूअर्स बने रहें हमारे साथ। जी एमयू के मुद्दे पर एक नज़्म भी मैं लिखा था और उस वक्त काफ़ी चला भी था। मैं चाहूँगा कि आपके केडीवी लाइव के ज़रिए से जो मुद्दा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है और मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उस मुद्दे को आप तीसरे शख्स हो गए। एक शख्स का मैं नाम लेना चाहूँगा। इससे पहले दो शख्सों के साथ ले चुका हूँ, वसीकुर रहमान साहब जो कि एजुकेशनल मूवमेंट के वो हैं, अध्यक्ष हैं। उनके बैनर तले तब एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी जब ज़मीन नहीं दिया जा रहा था। क्या उन्हें अब एक पैगाम देने से एक बार फिर आप आगे आए, चूँकि आपने एक बार कर दिखाया था, फिर इसलिए आपसे उम्मीदें भी है? नहीं बिल्कुल। वसीकुर रहमान ने अभी तबरेज़ हाशमी साहब ने आवाज़ दी है, क्या पता अबरार दानिश की आवाज़ के बाद क्या पता फिर जी बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह देने के लिए तैयार हूँ और उन लोगों को फिर से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा मैं स्पेशल वसीकुर रहमान साहब से कहना चाहूँगा कि आप स्पेशल वसीकुर रहमान साहब से कह, चूँकि उस समय वो बड़ा रोल था उनका। जी बिल्कुल। वसीकुर रहमान साहब पहले एक बड़ा रोल अदा कर चुके हैं। अब वो एक पावर में जब ज़मीन नहीं दिया जा रहा था, जब ज़मीन नहीं दिया और उस वक्त पावर में भी नहीं थे। फंड की बारी है, अब फंड की बारी है तो अब पावर में भी हैं। अब क्योंकि उम्मीदें उससे की जाती है कि जिनके पास ताकतें होती हैं, पावर होते हैं, तो आज वो पावर हैं। मुझे उम्मीद है कि उनसे भी गुजारिश करूंगा और उम्मीद भी है कि वो इस मामले पर बोलें और कुछ करें, वो अच्छा करें, क्योंकि एमयू का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत अहम मुद्दा है और बहुत बड़ा मुद्दा है। एमयू को लेकर बहुत सारी बातें हुई और एक सवाल जो था शायद वो छूट रहा था। मैं समझता हूँ कि इसको ले लेना मुनासिब होगा। जी बिल्कुल। ज़मीन दे दी चुका है जिसे, और बिहार सरकार की तरफ से ज़मीन दी गई है और
फंड की जिम्मेदारी, हालांकि डॉक्टर जावेद साहब काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ से वहाँ तख्तिया लेकर अख्तुल ईमान साहब भी उसको लेकर कर रहे हैं और मुजाहिद साहब भी लगे हुए, यानी तमाम तरह लोग लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी AMU का फंड रिलीज़ नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर के, और एक शख्सियत है जिस पर एक शायर ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी लगाया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी बहुत बड़ा पॉलिटिशियन पर इसका आरोप भी लग रहा है कि उनकी वजह से AMU नहीं आ रहा है। मैं चाहूँगा कि आपका दृष्टिकोण क्या हो सकता है AMU को लेकर के? AMU के लिए जो लड़ाई पीछे से हम लोग लड़ते आ रहे हैं, वो सियासी नेता, वो तमाम तर लोग, तो आज अगर किसी एक को सिर्फ मतलब कि बदनाम करके कि AMU का मुद्दा इनकी वजह से चुप हो गया, तो ये गलत है। क्योंकि AMU का मुद्दा ये किसी का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे बिहार और पूरे सीमांचल किशनगंज का मुद्दा है। तो इसकी जो लड़ाई, अभी आपने बयान को भी सुना, कह भी दिया डायरेक्ट कि AMU के लिए कोई फंड नहीं दिया जाएगा, AMU का कोई वो नहीं है। तो ये हुकूमत का हम लोगों के लिए सोतेलापन है। कोई एक इसके लिए बदनाम नहीं है। अगर सारे लोग कटघरे में खड़ा होते हैं और सारे लोगों की कमी है, इसलिए AMU नहीं आ रहा। एक चीज़ मैं आपको जानकारी में देना चाहूँगा कि शायद आपको पता ना हो, तो मैं चाहूँगा कि बात आप करा दीजिए। आदिवासियों को वहाँ बैठा दिया गया था जी AMU के ज़मीन पर। जी, क्या था वो मुद्दा? इस मुद्दे को देखिए, मैं चाहूँगा कि इस पे आप जान लेंगे, तो उसके बाद जो आपने कहा ना कि किसी एक को बदनाम नहीं करना, उस एक को क्यों बदनाम करना ज़रूरी है, जब आप इस मुद्दे को जानेंगे तो फिर वो सारा सवाल आपको मिल जाएगा जवाब। आदिवासियों को बहुत बड़े तबके को AMU के ज़मीन पर बैठा दिया जाना, उसके बाद फिर वो जो मामला शुरुआत हुई वहीं से हुई थी, और इन सब के पीछे कौन था? आज भी किशनगंज की कहीं पे जो होते हैं किसी की ज़मीन पे जाकर जो कहते हैं, तो इन सारी पीछे कौन लोग हैं, ये सारी चीज़ें हैं। नहीं, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है AMU का फंड रिलीज़ क्यों नहीं हुआ, ये सारी बात जावेद साहब MP है हमारे, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं जी। उनकी मेहनत या तो सुनी नहीं जा रहे हैं या फिर दिल से नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है दृष्टिकोण? देखिए, एक MP का काम होता है कि सदन में आवाज़ बुलंद करें, वो कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसमें वही तो कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी अगर उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, अख्तरुल ईमान साहब अगर बोलते हैं उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, तो ये हमारे लिए, मैं कहा नहीं कि ये सोतेलापन है। सरकार, क्योंकि उनको खौफ है, उनको डर है कि अगर AMU के फ़ंड को रिलीज़ कर दिया जाए और AMU वहाँ पर कायम हो जाए, तो वहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो आवाज़ें उठेंगे। और हुकूमत यही चाहती है। लीडरों में जिस तरह की हर चीज़ में कोई ना कोई एक गार्जियनशिप लीडरशिप होता है जी। लीडरों में सांसद को गार्जियन माना जाता है जी। मैं उनकी इस कोशिश को दिखावा कहूँगा जी, इसलिए दिखावा कहूँगा कि जब आपकी सरकार नहीं सुन रही है, जब सरकार, तो उन्हें चाहिए कि सारे नेताओं को लेकर बैठे और वो जनता की बात जाए कि मेरी लगातार संघर्ष के बाद सरकार नहीं सुन रही। उन्हें चाहिए कि जनता का साथ लेकर वो माहौल बनाए जिस तरह का ज़मीन लेने के लिए किया गया। बिल्कुल, वो हमारे जिम्मेदार हैं। हम सब उनको चुना है सदन के लिए, हम सबों ने, तो उनको एक निर्णय अलग से लेना चाहिए। अगर सरकार उस तरह से बातें नहीं सुन रही है तो उनको अपना तरीका अपनाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गिरिराज सिंह जी, नाम सुना होगा जी, सांसद है, वो बेगूसराय और BJP से है जी। वो जब किशनगंज एंट्री करते हैं तो MGM में उन्हें रोक दिया जाता है, एक गार्ड उन्हें रोक देते हैं। बड़े आदमी को ये समझने वाली बात है, इशारा होंगे, जाहिर सी बात है, जो यहाँ के जायसवाल साहब है उनका इशारा होगा। और वो इसलिए था चूँकि उनकी जो भाषा है, जो उनकी सीमांचल लोग जो उनकी सोच है, कभी आबादी को लेकर तो कभी घुसपैठी बांग्लादेशी, मतलब सारी चीज़ बोलने वाली बातें नहीं है, वो जानते हैं आप। जो मैं ये जानना चाहूँगी, जब उन्हें MGM को प्रवेश करने नहीं दिया गया डॉक्टर साहब की तरफ से, जायसवाल साहब चूँकि प्रोग्राम वगैरह चल रहे, तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं का इशारा होगा जो उन्हें अंदर ने, तो क्या इस बात से साबित होता है कि जायसवाल साहब एक अच्छी राजनीति कर रहे हैं? देखिए, अभी गिरिराज सिंह का आपने बयान भी सुना होगा सीमांचल में, और किशनगंज हम लोगों को कह दिया गया, घुसपैठिया कह दिया गया। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश में हम लोगों ने जो कुर्बानी दी है और जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी है, क्या इसी बात को सुनने के लिए? आज सीमांचल के आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सीमांचल के वो तमाम तरह से मीडिया खामोश हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, मैं तो कहता हूँ कि किसमें दम है हमको निकाले अपने हिंदुस्तान से,
किसमें दम है हमको निकाले अपने हिंदुस्तान से, कह दो जाकर आए लोगों तुम उस जालिम शैतान से, जीते थे और जीते रहेंगे हम अपनी अपनी शान से। तो मैं चाहूँगा कि इस मुद्दे को भी, और जो मीडिया जो बात नहीं करना चाहते हैं कि ये घुसपैठियाँ हैं, तो उन तक मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सीमांचल के जो शायरों का एक हाल है, एक मिजाज है, किसी एक पर उंगली उठाना या किसी एक पर बारे में बोलना ये ठीक नहीं होगा। एक बात बोला जाता है कि उन्हें राजनीतिक मंचों में अक्सर देखा जाता है, जब भी चुनाव के होते हैं, अबरार दानिश है, कांग्रेस है, तो अगर रमी मान लेता हूँ कि है तो वो भाजपा है। अब पार्टियों में शायरों का भी तब्दील हो जाना, हर किसी नेता के लिए वोट मांगना, क्या बिल्कुल ये भी एक सवाल है आपका। देखिए आपने मुझे बहुत कम देखा, मैंने पार्टिकुलर नहीं है सारी। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि हालात, शायर एक समाज का आईना होता है, तो वो निष्पक्ष रहे। किसी पॉलिटिकल लीडर के मंच पे जाकर के उसके लिए वोट की अपील करना क्या माने? देखिए सभी का एक अपना अपना सोच है, सभी शायर दानिश क्या सोचता है? देखिए मेरी सोच है कि अगर हालात के एतबार से, हालात का जो तकाजा है, आप उस तकाजे को देख के बात करें, नहीं तो आप किसी शायर जो होता है समाज का आईना, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर जाकर के हर नेता के लिए वोट मांगेंगे तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का गलत मानते हैं। अगर येमू को लाने के लिए कुछ करने की जरूरत पड़े तो आपकी तरफ से ऐसा कौन सा कदम होगा जो किया जाना चाहिए? देखिए एएमयू के लिए मैं आप कहा ना कि एएमयू के लिए चाहे कोई भी सियासत का वो लीडर, हमारे सीमांचल के जितने भी चर्चित लीडर हैं, मैं नाम किसी एक का नहीं लूँगा, अगर वो लोग करते हैं हम उनके साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। अक्सर जो मुस्लिम शायर होते हैं जी, इमरान प्रतापगढ़ी प्रसिद्ध हो गए, पता है क्यों? भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, या यूं कहे कि उन्हें बदनाम करते, गाली तो नहीं कह सकते, इस सबको मैं वापस लेता हूं, उनके बारे में हालांकि सच्चाई बयान कर रहे थे। सुनिए, सीमांचल की शायर भी उसी कदम पर चल चुके, उनकी मजबूरी है, 75% यहाँ मुसलमानों की आबादी है। सुनिए, हम बताना चाहेंगे, करते हैं। सीमांचल की बात करें, हिंदुस्तान एक अलग चीज़ है, सीमांचल अलग चीज़, क्योंकि सीमांचल की अवाम ने भारतीय जनता पार्टी को कभी मौका नहीं दिया है। एक आध बार दिए होंगे तो वो उसमें नहीं आता। हमारे अगर 100 दफ़ा अगर मैंने किसी एक को मौका दिया, एक दफ़ा किसी को दिया है, तो वो ना के बराबर ही हुआ। सीमांचल के हालात के लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस, राजद, सेकुलर पार्टियां हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी है, चूंकि हमने उसे मौका दिया ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे शायरों को चाहिए कि कांग्रेस के खिलाफ भी बोले और राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ भी बोले। अगर आज सीमांचल की बदहाली है तो भाजपा से ज्यादा जिम्मेदार राष्ट्रीय जनता दल है। मैं खुद बोलता हूँ जी, आप मुझे देखें कि मैं बीजेपी के खिलाफ भी बोलता हूँ और कांग्रेस है, लेकिन वो शायर जो बोलना नहीं चाहते हैं उनके लिए क्या? उनके लिए एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप सच के साथ रहिए, इंसाफ और सच्चाई के साथ रहिए। अगर कांग्रेस के नेता हमारे गलत करते हैं तो हम उनके खिलाफ भी बोलेंगे और बोलते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? असदुद्दीन अवैसी के बारे में हम क्या कहेंगे? ख्याल हो सकता है, देखिए ख्याल है, सभी को अपने अपने तरीके से मतलब लड़ने का हक है, वो भी एक बड़ा एक राजनेता है, तो उनके लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और आप लड़ने की अपील कर रहे हैं, तो फिर कहना कि देखिए सभी को हक है, मैंने कहा कि सभी को हक है। जहां असद साहब नहीं लड़ते हैं, कभी कभी कामयाबी दूसरे लोगों को भी मिल जाती है, तो लड़कर कोई इतनी बड़ी गलती नहीं करती जितना लोगों के द्वारा बातें। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, असद साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत जानकार। गिरिराज से अगर कभी मिलने का मौका मिलता है, देखिए मैं असद साहब की बात को पूरा, गिरिराज से कभी मिलने का मौका, गिरिराज से अगर मिलने का मौका मिलता है तो क्या सवाल होगा उससे अबरार दानिश का? देखिए मेरे असद साहब की बात, गिरिराज से पहले आ जाएंगे। असद साहब, गिरिराज से मिलना नहीं मिलना तो दूर की बात है, असद साहब से मुलाकातें होती हैं। शायद कि मैं असद साहब को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि उनका मैं एक मतलब ये कि बेटा के मानिंद हूँ, एक मतलब भाई के मानिंद, जो भी कह लीजिए। तो मैं एक बात कहूँगा कि असद साहब को जो हालात हैं मुल्क के, उनको एक बड़ी पार्टी से, हाँ, गठबंधन के साथ तब आवाम की लड़ाई, वो तो चाहते हैं, पार्टियां उन्हें लेना नहीं चाहती है। इस बारे में आप विचार क्या वो खुद कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पार्टियां उन्हें रखना तो कहीं ना कहीं मुस्लिम माइनॉरिटी की आवाज़ को दबाना चाहती है दिगर पार्टियां। मैं समझता हूं कि जिस तरह के 4 विधायक टूट गए, कुछ बहुत सारे ऐसे विधायक टूट गए, तो मैं ये समझूंगा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी की जो आवाज़ है, अदर बिहार की बड़ी मुख्य पार्टियां वो मुस्लिम माइनॉरिटी की आवाज़ को उठने नहीं देना चाहती। हालांकि चुनाव का कोई मौसम नहीं और वोट की यहाँ से अपील भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन अबरार दानिश की अगर राय माना जाए तो असदुद्दीन अवैसी को चुनाव लड़ना चाहिए और मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए, क्योंकि सभी को हक है। अगर बीजेपी तो भी लड़ती है, कोई झा लड़ता है, कहीं एक चीज साबित हो रहा है कि आपका जो ब्लाइंड सपोर्ट जो होता है, सॉफ्ट कॉर्नर,
मजीद सिद्दीकी मुंशी की तरफ से है आपके दिल में जो बातों से नहीं, मेरा सपोर्ट नहीं है। आपने मुझे देखा भी नहीं होगा, आपने मुझे एक बार के अलावा हक के दबे मन से जी बातों से जो सर अभी जो नहीं, मैंने कहा कि मैं हक की बात करता हूँ, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ। मैं असद साहब भी ऐसा बोलते हैं मैं हक की बात करता हूँ, दोनों की बातों भी मिल रही है, यानी कहा गहरा रिश्ता। नहीं, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनसे। वो भी अक्सर बोलते हैं मैं हक की बात करता हूं। आप देखे होंगे कि हैदराबाद में अभी कितने ऐसे मुशायरे हुए, लेकिन अबरार दानिश की शिरकत नहीं हुई। अगर असदुद्दीन, मैं गिरिराज पे बात कर रहा था, अगर गिरिराज से मिलने का मौका मिलता है, अगर मिल जाए हो सकता है जी, मैं अगर गिरिराज सिंह से अगर मिलने का मौका मिलता है तो मैं वहाँ पर भी हक और इंसाफ की बात को रखूँगा। फिर वही हक इंसाफ क्या करेंगे, वो जैसे कौन से कोई एक टॉपिक कोई बात? भाई जो आपने जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया ये बहुत मतलब नाज़ेबाना लफ्ज़ है और बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आप सीमांचल की अगर तारीख को भी पढ़ेंगे आज़ादी हिंद में, तो इस बिहार ने आज़ादी हिंद के अंदर बहुत सी ऐसी कुर्बानी दी हैं, बहुत सी ऐसी कुर्बानी दी है, लेकिन आप उसी बिहार के सीमांचल को घुसपैठिया कहते हैं, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसके लिए हम मजम्मत करते हैं, हम खिलाफ। अगर एक बार नहीं 100 मरतबा इसकी शायरी मेरी अगर राय ली जाए तो वो बातें जो है वो सारी अनगल होती है और वो चर्चाएं बढ़ने करते हैं, चूँकि इस सीमांचल जो कोचा धमन को लेकर एक बात बोला गया था, एक विधानसभा है कोचा धमन, उसको लेकर कुछ बोला गया था शायद हनुमान चालीसा, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बड़े बड़े पिंटू चौधरी मुखिया उन्होंने जवाब दिया था और बेहतर तरीके से हैशटैग करके दिया था, वो मिलता है। एक चीज़ ये आती है नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या सोच हो सकती है, क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए मैं अभी अगर हालात के हिसाब से बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि बिहार को बचाने का काम किया है। जब गुजरात दंगे हुए थे कुछ मालूम उसके बारे में आपको? जी बिल्कुल मालूम है। क्या शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए इतना लंबा तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। गुजरात दंगे की शुरुआत की जड़ क्या था सर? गुजरात दंगे के ट्रेन में जो कुछ श्रद्धालु जो जा रहे थे किसी यात्रा में जा रहे थे, वो जला दिए जाते हैं या फिर आग लग जाती है, वो जांच का विषय है जो भी रिपोर्ट आया होगा। उसके बाद दंगे भर गए और हजारों मुसलमानों को मारा गया। गर्भ साहिब जो थी बिल्कुल माँ के पेट से बच्चों को निकाल। दिलचस्प बात बताना चाहूँगा, उस समय रेल मंत्री कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगर वो एक जांच कमेटी बैठा देते तो लाखों मुसलमान जो गुजरात में मारे गए थे जी, लाखों मुसलमान, चूंकि हादसा रेल में हुआ था गोधरा में, जो श्रद्धालु को जला दिया जाता है, उसके बाद फिर पूरा गुजरात जलता है, मुसलमानों को सरेआम मारा गया। सरकार ने आंख बंद कर लिया और सरकार के अगर रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, अगर वो रेल का जांच करवा देते तो आज लाखों मुसलमान की जान बच जाती। और हम उस मुसलमान को, उस नीतीश कुमार को सेकुलर मिजाज का मानते हैं। वो हालात के हिसाब से, हालात के हिसाब से नहीं तो वही नीतीश कुमार है जो कल तक कहते थे कि बीजेपी के गोद में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ रह करके बहुत कुछ किए। तो मैं हालात के तहत बात कर रहा हूँ, नहीं तो हमने बीजेपी के क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार के हुकूमत में रह करके नीतीश कुमार के खिलाफ शेर पड़ा है। कौल कनकई नदी जी, कनकई नदी जी, सीमांचल तो नहीं, किशनगंज की अभिशाप ही कहा जाए जी, और काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देती है। एक प्रोजेक्ट है मानंदा बेसिन जी, जिसको लेकर तस्लीमुद्दीन साहब अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मौका दे, शायद उनके दौर से लाया गया ये प्रोजेक्ट था जी। क्या उनके बाद कोई ऐसा नेता नहीं बना जो उसको आगे लेकर चले? अगर कोई है तो कौन हो सकता है? बिल्कुल है, मुझे दिख भी रहा है कि कुछ नेता ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे दिख रहा है। सच्चाई हक बोलते हैं, हक बोलने वाले नाम लिया करते हैं। देखिए हक बोलना हो, देखिए क्या दिक्कत है सर, हक बोला जाता है। नहीं बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, वक्त का तकाजा है, लेकिन कुछ नेता इंतजार किया जाए, इंतजार सही वक्त पे लिया जाए, सही वक्त पे लिया जाए। आप मुझे दोबारा भी बुलाएंगे, मैं बिल्कुल आऊँगा और फिर नाम लेंगे तो पक्का बुलाएंगे जी। बिल्कुल मैं नाम भी लूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जब हुआ नहीं है तो उसके लिए मैं अभी नहीं बोलूँगा। वक्त का इंतजार किया जाए, इंतजार कीजिए और मैं इंशाल्लाह बोलूँगा, क्योंकि मैं जिंदा इसीलिए, उसी मलिक का वो शेर याद आता है कि मैं जिंदा इसीलिए, मुझे लगता है बोल रहा आप क्या बोलेंगे, मैं जिंदा इसीलिए हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। अगर मेरी थोड़ी सी कहानी लिखी जा रही है तो शायद कि मैं बोल रहा हूँ। तमाम तर वो चीज़ें आप देख भी रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से, तो मैं इंशाल्लाह बोलूँगा। वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त का इंतजार करेंगे। हालांकि आप क्या बोलेंगे, कौन है आपके दिल में वो चेहरा जो तस्लीमुद्दीन साहब का जगह ले सके मरहूम? लेकिन मेरा दिल जो कह रहा है, मैंने जो आपकी आंखों को पढ़ा, मुझे लगता है आपका इशारा कहने का अख्तुल ईमान साहब की तरफ शायद
नहीं, आप ये मेरे दिल में जरा सा भी ये भनक नहीं पैदा हुआ, हालांकि किसी और के लिए इस हिसाब के लिए आपने काफी कसीदे पढ़े थोड़ी देर पहले, तो मैंने ऐसा लगा कसीदा नहीं पढ़ा मैंने, थोड़ा बहुत सही रमीज साहब, मैंने कसीदा नहीं पढ़ा। कसीदा वो शेर पढ़ा जाता है कि असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, ये कसीदा है। तो मैंने तो ऐसा कसीदा कभी नहीं पढ़ा। आप मुझे देख, अगर मौका मिला तो कर भी सकते हैं। नहीं, हक के लिए, नहीं, हक के लिए, नहीं, क्योंकि अवैसी साहब की बात करते हैं, आपने अभी कहा कि मैंने एक बात कहा कि एएमयू के लिए, मुझे एएमयू के फंड के रिलीज के लिए जिस मंच पे भी जाना पड़ेगा, अगर मैं तैयार हूँ। ठीक है, एएमयू के लिए जिस मंच पे जाना मैं तैयार हूँ, हक के लिए। अब एक तरफ अवैसी साहब भी हक की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्यों नहीं साथ है? नहीं, हक की बात सिर्फ अवैसी साहब थोड़े कर रहे हैं। हाँ, मैं अवैसी साहब, मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब हक की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी पार्टियां, इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी हक की बात करते हैं। वो हमारे शायरों में मतलब कि एक, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पहचान है और हमारी ताकत है। हाँ, और हमारे शायरों में से एक, मतलब ये समझिए कि हमारे लिए बहुत एक मजबूत चेहरा है, क्योंकि जब हम दिल्ली के अंदर वो हुए तो हम लोगों को सारी मतलब के कोशिश के साथ, और हमें फ़ख्र है कि हमारे शायरों के कबीलों में से एक शायर राज्यसभा सांसद है। खुशी है, हक की बात करता है। अगर जहाँ इमरान प्रतापगढ़ी गलत बोलता है तो उसकी भी लोग मजम्मत करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन मैं एक तरफा नहीं जाऊँगा। मैं इस देश में, वो उस देश में चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। और अगर हम शांति चाहते हैं, एक तरफा अगर असदुद्दीन अवैसी साहब, अब रिकॉर्ड करके एक तरफा अगर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। आपको कौम मिल्लत और हर समाज को, क्योंकि एक शायर हर समाज की जब बात करता है तो एक नेता को भी चाहिए कि हर समाज की बात करे। मैं एक तरफा नहीं जाऊंगा, मैं तो सभी के साथ। मैंने ये सवाल पूछ के गलती कर दिया। आप अपनी जो बातें थी उसको बैलेंस में आप लेकर आ गए, अन्यथा पहले का जो है लोग तो देख रहे हैं। मैंने सवाल करके गलती, आप बैलेंस में लेकर आ गए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। देखिए, मेरा एक तरफा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि लड़ने की जहाँ तक बात है, अब इन किसी के लड़ने से फायदा किनको हो रहा है, नुकसान, वो अलग चीज़ है। राजनीति चीजें हैं, राजनेता लोग जानेंगे आपकी बात है। और जब मैं राजनीति के मतलब मंच पे चढ़ जाऊंगा और एक तरह से खुले तौर पे कह दूंगा कि नहीं अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो उस वक्त आप अगर ऐसी सवाल को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं एक शायर हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप चढ़ जाएं। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, नहीं चढ़ना, मैं नहीं चाहता हूँ। मेरा बच्चा तो पकड़ के चढ़ा देगा आपको। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। हालांकि मुझसे बहुत से लोग ने बोला कि भाई आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, चलिए आपको एमपी साहब से मिलाते हैं। तो कोई कहता है कि एमपी साहब से कोई आपको मिलाएगा तब मिलेंगे? नहीं, एमपी साहब भाई एक चीज होती है कि फिर भी आबरार दानिश भी एक चीज है साहब, उन्हें कोई मिलाएगा एमपी साहब से? नहीं, मेरी चाहत ही नहीं जाने की, लेकिन लोगों का जैसे एमपी साहब, मौजूदा एमपी से मिलने की आपको चाहत नहीं है, उस लायक आप नहीं समझते उनको? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं उस मामले को लेकर के मिलने की चाहत नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब से चलिए, क्या कहते हैं कि आप एमआईएम ज्वाइन कर लीजिए। कोई कहते हैं कि बहुत सारे से पार्टी हैं, दिलीप जायसवाल साहब तक भी जाने के लिए कहा। लेकिन ये मेरी सोच है ना, जब मैं फैसला नहीं करूंगा तो मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं, मेरी सोच की है, फंडामेंटल राइट है। शुक्रिया। क्योंकि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप हैं, और नदी, बाढ़ इत्यादि सवालों को लेकर अगर ना पूछा जाए तो मैं समझूंगा कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफी होगा। जी बिल्कुल। क्योंकि आपने शायद उस त्रासदी को उतना करीब से देखा होगा जितना मैंने देखा नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जिस इलाके से आते हैं, हम लोग जानते ही नहीं कि बाढ़ किस चीज़ का नाम है, बाढ़ क्या होती है। कभी सिर्फ 2017 में जो आई थी, उसके बाद से कभी हम लोगों ने देखा नहीं। तो आप हमेशा झेलते हैं, क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ों को कभी कंट्रोल किया जा सकता है? जो बाढ़ को लेकर के जिस तरह की हालात, गरीब इलाका है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, फसलें कट जाती है, क्या कुछ मैंने यहाँ के नेताओं की को लेकर के, यहाँ के हालातों को लेकर के हम चाहेंगे कि उन इलाकों के लिए लौचानी संदर आती है जो बाढ़ से परेशान होते हैं? जी बिल्कुल। मैं अपने खुद कई रिश्तेदारों के घरों को कटते हुए देखा हूँ और उस चीज़ को मैं भूल भी नहीं सकता हूँ। मैं बहुत छोटा था जब मैं अपने घर के अंदर रहा करता था और गांव के स्कूलों में जब पढ़ने जाया करता था, तो वहाँ से मुझे क्या कहते हैं कि नदी के उस बार महज़बतना जो बना पंचायत है, वहाँ पे स्कूल पढ़ने के लिए आना पड़ता था। जो मुसीबत हम लोगों ने झेला है और जिन परेशानियों को जो का आलम यह था कि हम लोग अगर सामान ख़रीदने के लिए बिशनपुर मार्केट आते थे या नदी अगर टब पार कर जाते थे तो नाव अगर छूट जाए तो
इस पार ही रहना पड़ता था। तो ये सारी मुसीबतें हैं। तो जिन नेताओं से, और हालांकि कई नेताओं ने बड़ी बड़ी बात कह कर के वोट को भी लिया है, हासिल भी किया है, तो आज लेकिन वो अपने वादा से मुकर चुके हैं, क्योंकि मटियारी कट गया और आपका महजबतना कट गया, खाड़ी बस्ती कट गया, बारा बस्ती कट गया, अमोर कट गया, निशंदरा कटता जा रहा है, और आपका इसी तरह शर्मा टोली लौचा अभी नदी के बिल्कुल झपेट में है। लेकिन जब ये सैलाब आता है तो नेता दल वो उसी तरह आते हैं। बाढ़ की त्रासदी की अगर बात करें तो अमोर विधानसभा सबसे ज्यादा बाढ़ की जद में पड़ा है। एक बात शादी की बात चल रही थी, दहेज को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने आपको यही बात मना है, लेकिन अगर कोई शख्स जिस तरह के मेरी बेटी है, मैं अपने बेटी को कुछ देना चाहूँ उनके ज़रूरत के हिसाब से। एक ऐसा शख्सियत का नाम अगर आपको याद हो कि उन्होंने बगैर दहेज की शादी की थी, बड़े नामों में जिनको लोग पहचानता हो? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं। एक कोई ऐसा नाम? हज़रत मौलाना मुफ्ती जसीम अख्तर साहब हैं, उन्होंने कोई दहेज नहीं लिया, माशाल्लाह सुन्नत के तरीके से शादी किया। और जहाँ तक मेरी है कि अख्तरुल ईमान साहब भी शायद, अख्तरुल ईमान साहब भी अपनी शायद बेटी या बेटा का भी शायद लगा रहा हूँ, कंफर्म नहीं। बाकी जो उनके पार्टी के लोग होंगे वो कमेंट में बता देंगे कि सही है गलत है। सही है गलत है। तो अबरार दानिश क्या उन लोगों को अख्तर साहब हो शायद में, या फिर मुफ्ती जसीम साहब जो बहुत इज्जत से उनका नाम लेता हूँ, तो क्या उनके रक्षा कदम पर चलेगा या फिर मौका मिलने से चौका मारने में पीछे नहीं हटेंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर मानिए कि मानिए कि नहीं सर, घुमा फिरा के नहीं, शॉर्ट में आप दहेज लेंगे या नहीं? नहीं, मैं हाँ या नो में आप क्या अबरार दानिश शादी करता, दहेज लेंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं कहाँ मांग रहा हूँ। जैसे हमारे लीडर जी शिक्षा पे बात करते हैं, जी बिल्कुल, तो उनमें से शिक्षा पे कुछ करते नहीं है, सिर्फ बात करते हैं। जी चलिए, स्कूली तालीम की बात करें तो कभी कभार प्रोग्राम इत्यादि में देख भी जाते हैं, लेकिन एक मदरसा की बात करेंगे कि मदरसा जो चलाना बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी की बात है। क्या हमारे लीडरों को नहीं चाहिए कि वो मदरसों में ध्यान दे, चाहे आर्थिक हालात से हो या फिर उनके हौसला अफजाई से? शायद आप किसी ऐसे लीडर को नहीं देखेंगे कि मदरसा का दौरा वो करता होगा, क्योंकि एक पहल करनी चाहिए कि मदरसों का भी दौरा करे, जी उन्हें मदद किया जाए अपने स्तर से। बिल्कुल। देखिए, हमारे मदरसा चलाना बहुत बड़ी, मदरसा चलाना इतना आसान नहीं है। हालांकि कुछ लोगों ने मुझे भी मशवरा दिया था, लेकिन मैं एक शायर होने के बावजूद, जबकि लाखों लोगों से अपनी क्या कहते हैं कि आना जाना रफ्त है, लेकिन मदरसा चलाना बहुत एक कठिन काम है। मैं समझता हूँ कि जहाँ सीमांचल के वो नेता दल फजूल खर्चा करते हैं, मैं चाहूँगा कि अगर वो लोग जो तालीम की बात करते हैं, उर्दू की बात करते हैं, अरबी की बात करते हैं, तो वो अगर थोड़ा सा मदरसे में अगर उनका सहारा मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये चिराग बिल्कुल। आपकी तालीम की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मेरी शुरुआती तालीम मैंने अपने गांव के अपने नानी के घर में वहाँ तालीम हासिल किया था, मकतबों में। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा सा होशियार हुआ तो फिर मुझे दारुल इमामिया सदबिट्टा मदरसे में डाला गया, फिर मैंने वहाँ से पढ़ा, और फिर उसके बाद मुझे सहारनपुर भेज दिया गया। और सहारनपुर गागा लेडी के बीच में एक जगह है ढाला चौड़ा, जिसमें मदरसा नाफिल उलूम फैज़ुस्सत्तार नाफिल उलूम हज़रत यामीन साहब नवरल्लाहु मरक़दहू का मदरसा है। फिर मैंने वहाँ तालीम हासिल किया, हिफ्ज़ मुकम्मल किया, और उसके बाद फिर उलिया पढ़ा, और उसके बाद फिर मुझे काशिफ़ुल उलूम भेज दिया गया मेरे उसके ज़रिए से। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने दिल्ली का सफ़र किया, फिर जामिया वगैरह। चलिए, आपने KTV लाइव को वक्त दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये थे शायर किशनगंजवी अबरार दानिश साहब। अब बातों के सिलसिला को हम ख़त्म करते, आखिर में एक बेहतर शेर के साथ इस आज के जो ये वार्तालाप का दौर था इसे ख़त्म किया जाएगा। हम चाहेंगे कि एक अंतिम शायरी के साथ उसके बाद पर्दा गिरा दिया जाएगा। जी 4 मिसरे मैं पढ़ देता हूँ, जो अभी दिल्ली के अंदर जब हम लोगों को मतलब कि ये किया गया तो मेरे चाहने वालों का जो रिएक्शन था, इजाज़त तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। 6 पढ़ दीजिए। 6 पढ़ दूँ? हाँ। तो चलिए, ये तिरंगा नहीं है कफन मेरा, जो बहुत ज़्यादा मशहूर, जिसके ज़रिए से मैं जाना गया पहचाना गया, वो मिसरे सुनिए कि ये तिरंगा नहीं है कफन है मेरा, कि ये तिरंगा नहीं है कफन है मेरा, जिसमें लिपटेगा एक दिन बदन ये मेरा,
कि सौगना तुम मना ना मेरे दोस्तों, सौगना तुम मना ना मेरे दोस्तों, अरे मेरा जिसमें मेरी जान है वतन ये मेरा, ये तिरंगा नहीं है कफन है मेरा, जिसमें लिपटे गाए कि दिन बदन ये मेरा। और ये मिसरे अपने उन तमाम चाहने वालों के नाम करता हूँ। मैं लाखों सलाम और लाखों सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों ने अबरार दानिश को अबरार दानिश बनाया। ये मिसरे आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ कि जो तुमने प्यार बख्शा है उसे मैं कैसे भूलूंगा, जो तुमने प्यार बख्शा है उसे मैं कैसे भूलूंगा, तुम्हारी चाहतों पर तो मैं हर एक दर्द सह लूँगा, मैं कुछ तो दे नहीं सकता मगर इतना तो वादा है, मैं कुछ तो दे नहीं सकता मगर इतना तो वादा है, तुम्हारे हक के खातिर मैं यहाँ सर चढ़ के बोलूँगा, तुम्हारे हक के खातिर मैं यहाँ सर चढ़ के बोलूँगा, जो तुमने प्यार बख्शा है उसे मैं कैसे भूलूँगा। शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त किया जाता है। जैसे कि हम हर बार आपसे गुजारिश करते हैं तो इस बार क्यों ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बात वही है कि अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करना तो आप वैसे भी नहीं भूलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।